प्रायः जब भी कन्वोकेशंस के कार्यक्रम होते हैं, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? पीछे आवाज है। अब तक अपने राजनीतिक जीवन में लगभग 70 to 75 यूनिवर्सिटीज में कन्वोकेशंस को एड्रेस करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है बहुत जगह से। पहले के कंपैरिजन में अब जाना मैंने थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन हमारे मित्र जयवीर सिंह जी का आग्रह था कि नहीं, हमारे विश्वविद्यालय में आपको आना ही आना है। और जब मैं भारत का गृह मंत्री था तभी से आपका आग्रह रहा, लेकिन मैंने देखा कि लंबा समय गुजर गया है, अब उनके आग्रह को टालना यह धृष्टता होगी, इसलिए मैंने सहज रूप से इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति दी। मैं सबसे पहले उन सारे छात्रों को अपनी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जो आज डिग्री हासिल कर रहे हैं। आप जानते हैं कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह यह एक छात्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण यह पड़ाव होता है। एक ऐसा पड़ाव जब आप अपनी शिक्षा हासिल करने के बाद, अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रोफेशनल कैरियर की आप शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को इस नई जर्नी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मेरे बच्चों। इस यात्रा के लिए आपको तैयार करने में आपके गुरुजन यानी आपके टीचर्स, आपके माता पिता और परिवार के सारे सदस्यों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लेकिन आप सबसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने परिवार के जो भी वरिष्ठ हों, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना या ज्ञापित करना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, यह कभी भूलिएगा मत, सदैव उन्हें याद रखें। बच्चों, आप सब जानते हैं कि मैं जिस जनरेशन से आता हूं, जिस पीढ़ी से आता हूं, उसे बेबी बूमर कहा जाता है, बेबी बूमर। और आज की जो जनरेशन है उसको जेन जी कहा जाता है। इस बीच में कई और पीढ़ियां भी आई हैं और हर पीढ़ी अपने को बेहतर मानती है और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन मैं आज आपसे कुछ अलग कहना चाहता हूं। आपकी पीढ़ी सबसे लेटेस्ट है और मैं मानता हूं कि आपकी पीढ़ी सबसे बेस्ट है। साथियों, जेन जी के बारे में लोगों की धारणा अक्सर गलत होती है। उन्हें लेजी या इनटाइटल्ड कहा जाता है। आजकल की जनरेशन को जिसे हम जेन जी कहकर पुकारते हैं, लेकिन मैं मानता हूं सच्चाई इससे पूरी तरह से अलग है। मैं मानता हूं कि आपकी जनरेशन सेल्फ ड्रिवन है, अपने फैसले खुद लेती है। आपकी जनरेशन कोलैबोरेशन में विश्वास करती है और आपकी जनरेशन डाइवर्सिटी को यानी विविधता को एक्सेप्ट करती है। आप समस्याओं के समाधान के लिए प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऑटोनॉमी चाहते हैं, आप अपने प्रति अकाउंटेबल हैं, आप काम को अपने तरीके से और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं। यह आपका स्वभाव है और बराबर आप जैसे छात्र एथेंटिसिटी को यह महत्व देते हैं। मेरे बच्चों, एक बड़े विचारक थे ऑगस्ट कोम्ट, उनका नाम संभवतः आपने सुना होगा। डेमोक्रेसी इज डेस्टिनी, यानी किसी भी देश का भविष्य उसकी आबादी की संरचना से तय होता है। उन्होंने लिखा था, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 60% पॉपुलेशन 30 ईयर्स से कम आयु की है और यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं यह सच है और सच होने के साथ साथ यह अपने आप में एक शक्ति भी है। मेरे बच्चों, इस शक्ति को सही दिशा तब मिलती है जब यह अनुभव के साथ जुड़ जाती है। इसलिए यह एक असाधारण अवसर भी है इंटर जनरेशनल कोलैबोरेशन करने का। और जिस पीढ़ी से मैं आता हूं उसमें अनुशासन,
धैर्य और स्थिरता पर विशेष बल दिया जाता था और आज की पीढ़ी इनोवेशन और एडॉप्टेबिलिटी पर ही विशेष बल देती है। जब दोनों जनरेशन की ताकत मिलेगी तो विकास की गति और तेज होगी, यह मेरा पक्का विश्वास है। जब अनुभव और ऊर्जा मिलेगी, जब परंपरा और आधुनिकता साथ चलेंगी, तब निश्चित रूप से हम जैसा एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वैसा बेहतर समाज बनाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर कन्वोकेशंस में महान लोगों के जीवन के प्रेरणादायक इंस्पायरिंग जो स्टोरीज होती हैं वह सुनाई जाती हैं। उनकी सफलता और असफलता की भी कहानियां सुनाई जाती हैं। मैं यह मानता हूं दूसरों की कहानियां तो सुनना अच्छा है, उनसे सीखना भी ये आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद की कहानी लिखें। आपकी परिस्थितियां, आपके संघर्ष और आपके सपने, ये सभी आपसे अलग बनाते हैं। इसलिए आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी शक्तियों को भी आप पहचानें और फिर काम करें। जैसे हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वे अपनी शक्तियों को भूल गए। तब जामवंत जी ने उन्हें शक्ति का स्मरण कराया था और फिर हनुमान जी एक छलांग में समुद्र लांघ गए थे और फिर हनुमान जी एक छलांग में वह समुद्र लांघ गए थे। जैसे हनुमान जी को उनको उनकी शक्ति की याद दिलानी पड़ी थी, वैसे ही हमें भी खुद को याद दिलाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। और बच्चों, मैं आपके बारे में कह सकता हूँ, आज की जनजी जनरेशन के बारे में मैं जानता हूँ, एक बार वह संकल्प कर लें, बड़े से बड़े लक्ष्य को वह जीवन में हासिल कर सकते हैं। आज से 4 दिन बाद 14 अप्रैल 14 अप्रैल ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहब को बचपन में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके साथ इनजस्टिस हुई, अन्याय हुआ, लेकिन स्कूल में एक कॉमन नल से पानी तक भी उन्हें नहीं पीने दिया जाता था। उनके जीवन में हर कदम पर बहुत सारी बाधाएं भी आईं, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और उन्होंने शिक्षा व संघर्ष के दम पर आप देख रहे हैं इतिहास बदलने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और मेरे बच्चों, आप जब अपने जीवन के एक नए पड़ाव पर खड़े हैं तो आप सभी को बाबा साहब के जीवन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। आपको भी अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हार मानना यह विकल्प किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। बस हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय छात्रों, एक बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही प्रेरणादायक एक पुस्तक है द एल्केमिस्ट, जिसे आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। और इस पुस्तक में एक बेहद सुंदर कहानी आती है। एक व्यापारी अपने बेटे को दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति के पास खुशी का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, जानने के लिए भेजता है। लंबी यात्रा के बाद वह युवक उस ज्ञानी के महल में पहुंचता है। युवक ज्ञानी व्यक्ति से पूछता है, यह बताओ असली खुशी क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है। वह ज्ञानी व्यक्ति उसको तुरंत उत्तर देने के बजाय उसे एक चम्मच में, एक स्पून में तेल भर कर देता है और यह कहता है कि पहले जाओ और ये पूरा महल, पूरा पैलेस घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रखना यह चम्मच का तेल किसी भी सूरत में गिरना नहीं चाहिए। वह युवक पूरा महल घूम कर वापस आता है तो ज्ञानी व्यक्ति उससे पूछता है कि उसने महल में क्या देखा। तब उस युवक को एहसास होता है, उसका ध्यान केवल इस बात पर था कि हमारे चम्मच से तेल न गिर जाए। उसने महल की सुंदरता देखी ही नहीं। तब ज्ञानी व्यक्ति उससे कहता है, फिर से जाओ और महल की सारी चीजों को ध्यान से देखकर तब वापस आओ। और इस बार वह युवक महल की अद्भुत कलाकृतियां, बगीचे और हर एक सुंदर चीज को ध्यान से देखता है, लेकिन जब लौट कर आता है
तो चम्मच से तेल पूरी तरह से गिर चुका होता है। तब ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, खुशी का असली रहस्य यही है कि आप दुनिया की सभी सुंदरताओं को देखें, अपने सपनों का पीछा भी करें, जीवन का आनंद भी लें, लेकिन साथ ही अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को कभी भी न भूलें। यही संतुलन, सच्ची खुशी, यही संतुलन सच्ची खुशी और सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मेरे साथियों, इस कहानी में आपके एम्बिशंस, आपके ड्रीम्स, आपके अपॉर्चुनिटीज महल की खूबसूरती की तरह है और चम्मच में तेल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैल्यूज और रिलेशनशिप। जीवन में आगे बढ़ते समय आपको दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा और यह बैलेंस किसी भी सूरत में टूटने न पाए, इसके प्रति सदैव आपको सजग भी रहना होगा और यही संतुलन आपकी सफलता और खुशी तय करेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रिय छात्रों, कभी कभी हमें यह भी लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करना है, अपना नाम बनाना, शोहरत हासिल करना, पैसा कमाना, लेकिन जीवन की सार्थकता और असली महानता दूसरों के लिए कुछ करने में होती है। केवल अपने लिए करने में कभी भी जीवन महान नहीं माना जा सकता है। इसलिए हम सबको बराबर इस संबंध में भी कासत रखना चाहिए। जीवन में बड़ा काम करने के लिए बड़े मन का होना जरूरी है। छोटे मन का व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। यह बात भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे मैं समझता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन्होंने मैथमेटिक्स कभी न कभी हाई स्कूल तक अथवा हाई स्कूल की बात पढ़ी, शायद वह मेरी बात से सहमत होंगे। छोटे मन का जो व्यक्ति होता है, सदैव ईर्ष्या, कुंठा और हताशा के दौर से गुजरता रहता है। उसके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसके जीवन में, छोटे मन के व्यक्ति के जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं, परमानंद की प्राप्ति की बात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं एक मैथमेटिकल फार्मूले से इसको आपको समझाना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है। मन कभी सर्कल होता नहीं, हो नहीं सकता, बट लेट अस कंसीडर फॉर द टाइम बीइंग दैट योर मन इज ए सर्किल। मेरा यह कहना है, मन का सर्किल यानी मन जितना बड़ा करते चले जाओगे, उसी रेशियो में सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो हम कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of sukh. Circumference of the man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is proportional to the परमानंद। परमानंद के पहले मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया। परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड कभी नहीं हुआ करता, कोई उसकी मात्रा नहीं निर्धारित की जा सकती। इसलिए जीवन में यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो, आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो मित्रों इस बात का बराबर ध्यान रखना, कभी छोटा मन न होने पाए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। आपको शायद पता न हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने आज कार में यूज होने वाली सीट बेल्ट बनाई थी, कार में आप बैठकर चलते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, उसने इसका पेटेंट पब्लिक कर दिया। सोचिए इस कदम ने आज तक कितने लोगों की जिंदगी बचाई हो। ऐसे ही जब जोनास शार्प से पूछा गया था उनके द्वारा बनाई गई पोलियो वैक्सीन का पेटेंट किसके पास है, तो उनका जवाब था कि क्या कोई सूरज का पेटेंट कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी सोच थी। उन्होंने कहा क्या सूरज का कोई पेटेंट करा सकता है? नहीं, सूरज सब लोगों का है, इसलिए उनकी वैक्सीन का पेटेंट भी सभी लोगों के पास है, इसलिए हमने इसका पेटेंट नहीं करा। जब फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट और जेम्स कॉलिंग
ने इंसुलिन की खोज की थी, तो उसका पेटेंट सिर्फ $1 में एक यूनिवर्सिटी को उन्होंने दे दिया था। केवल $1 में एक यूनिवर्सिटी को दे दिया था, ताकि यह दवा कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर इंसान तक यह दवा पहुंच जाए जिसे इसकी जरूरत है। इसी तरह जगदीश चंद्र बोस ने भी रेडियो वेव्स और बॉटनी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी काम किया था, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च का पेटेंट लेने से पूरी तरह से मना कर दिया था। आप कल्पना करिए कि यह कितने बड़े मन के लोग। उनका मानना था ज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वह पूरे देश की, पूरे विश्व की, मानवता की धरोहर है। इसलिए जो कुछ भी हमने रिसर्च किया है उस पेटेंट का एक कौड़ी भी मैं नहीं लूं। मेरे बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, कुछ नया बनाएं, कुछ हासिल करें, तो एक बार यह जरूर सोचें क्या यह सिर्फ मेरे लिए है या इससे दुनिया भी कुछ बेहतर हो सकती है। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी सफलता वही है जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी हो, यानी साझी। मेरे साथियों, एक सामान्य व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करीब 10,000 डेज काम करता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी एक सामान्य व्यक्ति अपने कैरियर को लगभग 80,000 घंटे देता है। आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा काम में लगाते हैं, लेकिन आपको यह काम करने में आनंद नहीं आएगा तो क्या आप काम करेंगे? लेकिन यह आपको कंटेनमेंट और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या किसी भी सूरत में नहीं देगा। इसलिए बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैटेरियल यानी भौतिक चीजों के पीछे भागने से आपका जीवन व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए आप जो भी काम करें उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करें। सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे या रिसर्चर बनेंगे। प्रश्न यह है कि आप यह क्यों बनेंगे, और बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे। क्या आपका काम सिर्फ एक पेशेक के लिए होगा या वह किसी की जिंदगी में फर्क भी लाएगा? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर चलेंगे या आप अलग से एक अपनी दिशा भी तय करेंगे? याद रखिए, कैरियर सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं है। कैरियर सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, आपके पर्सनालिटी का यह एक्सप्रेशन है। और जब आपका काम अपने जीवन के पर्पज और लार्जर कार्य से जुड़ जाता है तो वह आपको खुशी देता है, वह आपको संतुष्टि देता है। साथियों, मुझे हमेशा लगता है कि यदि नौजवानों को परिभाषित करने के लिए एक शब्द है तो वह शब्द है एनर्जी, ऊर्जा। युवा वास्तव में नौजवान जो होता है वह ऊर्जा का अथाह भंडार है, लेकिन इस ऊर्जा को सही देना, सही दिशा देना, यह भी बहुत ही उतना ही आवश्यक है। युवाओं को ऊर्जा सृजन और विकास में ही लगाई जा सकती है, और यदि वह दिशा भटक जाए तो विनाश का कारण भी बन सकती है। जैसे जब भारत का नौजवान अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है तो दुनिया को बेहतर करने वाली टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लेकिन वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कुछ युवा अपनी एनर्जी से दुनिया में टेररिज्म भी बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे युवाओं को दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। साथियों, मैं फिजिक्स का शिक्षक रहा हूं, जैसा श्री विक्रम सिंह जी ने बताया, तो आपको न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन, क्योंकि आप लोगों ने निश्चित रूप से फिजिक्स कम से कम इंटरमीडिएट तक तो पढ़ी ही होगी, उसके फिशन और फ्यूजन के मैं प्रोसेस को आपको समझाना चाहता हूं। ये दोनों ही रिएक्शंस एनर्जी जनरेट करते हैं, ये दोनों ही रिएक्शंस ऊर्जा पैदा करते हैं। सूर्य को ऊर्जा देने वाला प्रोसेस फ्यूजन कहलाता है, और पावर प्लांट्स पे होने वाली रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन कहलाती है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन में रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, जबकि फ्यूजन में ऐसी समस्या कभी नहीं आती है। यह फर्क हमें गहरी सीख देता है कि हर सफलता कभी भी बराबर नहीं हुआ करती है।
सफलता प्राप्त करने के बाद हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी सफलता के बाद समाज को उसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ेंगे? हमें इस संबंध में विचार करना चाहिए। या फिर हम ऐसी उपलब्धियां हासिल करेंगे जो समाज को बेहतर करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा न बने। इसलिए जब आप आगे बढ़ें तो हमेशा ये सोचिए आप दुनिया को कैसा भविष्य दे रहे हैं अथवा दुनिया को कैसा भविष्य देने की आप कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि असली सफलता वही है जो ऊर्जा भी दे और ऊर्जा के साथ उजाला भी दे और बिना किसी के जीवन में अंधेरा किए हुए ये ऊर्जा भी दे और साथ ही साथ उजाला भी दे। देवियों और सज्जनों, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर से इस समय गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी अपना पर्पज ही होती जा रही है। दुनिया के ज़्यादातर बुद्धिमान लोग सिर्फ कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और टैलेंट का उपयोग इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में कम और प्रॉफिट जनरेट करने में ज़्यादा हो रहा है। इसे एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, एक कंपनी के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गंभीर बीमारियों की दवा बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन उस कंपनी के मालिकों ने उन वैज्ञानिकों से उनके सारे संसाधन ले लिए और उन लोगों को दे दिए जो चैट बॉट बनाने के काम में लगे हुए थे, वो उनको दे दिए। यानी जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मानव जीवन को बचाने के लिए किया जा सकता था, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने पर किया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कॉमर्शियल एक्टिविटी करना या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना यह अपने आप में गलत है, मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा। वेल्थ जनरेशन और प्रॉस्पेरिटी यह अत्यंत आवश्यक है, इंडिस्पेंसेबल है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम कॉमर्स को सोशल काज से ऊपर रख देते हैं और प्रॉफिट को लार्जर गुड्स से ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं। साथियों, इसलिए आज इस बात की जरूरत है टेक्नोलॉजी सिर्फ मार्केट की मांग के हिसाब से नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी, मानवता की असली जरूरतों के हिसाब से भी बढ़नी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हमें ऐसी सोच विकसित करनी होगी जहां इनोवेशन का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पर्पज भी हो। साथियों, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि वे छात्रों को सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि वैल्यूज भी दें, ताकि वे तय कर सकें कि उनकी प्रतिभा का उपयोग किस दिशा में होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां एम्पैथी, कंपैशन और एथिक्स जैसे मूल्यों को सराहा जाए। इंसेंटिव ऐसे होने चाहिए जो उन इनोवेशंस को बढ़ावा दें जो समाज की वास्तविक समस्याओं को हल करें। प्रिय छात्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एज पाने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। जैसे मशीनें हमारे सवाल का जवाब दे सकती हैं और उनसे हमें सही सवाल पूछने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। और इस दौर में सक्सेस का मतलब होता है खुद को लगातार रीइन्वेंट करना। जो जितनी जल्दी सीखेगा उतनी ही जल्दी वह आगे बढ़ेगा। जो जितने जल्दी सीखेगा उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेगा। यानी आज लर्निंग टू लर्न यह सबसे बड़ी सुपर पावर है। साथियों, लीडरशिप, विजन, करेज और इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, विजन, करेज और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी वैल्यूज के बिना आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इंस्पायर कर सकें, जो गाइड कर सकें और अनसर्टेनिटी में भी लोगों को साथ लेकर चल सकें। इसलिए साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह युग निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, अवसरों से भरा है। और जो लोग रिस्क लेने, इनोवेट करने और कुछ नया क्रिएट करने की सोच रखेंगे वही फ्यूचर को एक शेप दे पाएंगे। मेरे छात्रों, भारत में कई ऐसे इनोवेटर सामने आए हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंशंस और क्रिएटिव थिंकिंग से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है।
जैसे एक इंजीनियर ने ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाया जो घरों में बिजली की बर्बादी को पहचान कर अपने आप उसे कम कर सकता है, इसी तरह कुछ इनोवेटर्स ने पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइसेज भी बनाए हैं जो रूरल एरिया में भी बीमारियों को डायग्नोसिस करने में इस समय मदद करते हैं। आज कई स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर चिप बनाकर भारत के आत्मनिर्भरता के मिशन को भी वह आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। एक इनोवेटर ने एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम बनाया है जो आर्म्ड फोर्सेस की खतरनाक इलाकों में बहुत ही मदद कर सकता है। ऐसे ही किसी ने अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर को पहचानने का एक आसान तरीका बनाया है, तो किसी ने सूखे बोरवेल्स को फिर से रिवाइव करने के लिए और लोगों तक पानी पहुंचाने का भी काम किया है। वहीं कुछ इनोवेटर्स ने ऐसे सस्ते प्रोस्थेटिक हैंड्स और मोबिलिटी डिवाइसेस बनाए हैं जिससे दिव्यांग लोगों का जीवन यह आसान बनाया जा सके। साथियों, इन सभी उदाहरणों में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी। इन लोगों ने अपने आसपास की समस्याओं को देखा है, समझा है और उसका समाधान निकाला है, जो सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए यह उपयोगी है। और यह जिम्मेदारी अब आप जैसे युवा ग्रेजुएट्स के कंधों पर रही है। जब आप कल किसी कंपनी में स्टार्टअप या रिसर्च लैब का हिस्सा बनेंगे, तब यह निर्णय आपका होगा कि आपकी अपनी प्रतिभा को सिर्फ एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करके प्रॉफिट बढ़ाने में लगाएंगे या मानवता को उठाने में यानी मानवता को अपलिफ्ट करने में लगाएंगे। आप सेल्स बढ़ाकर सिर्फ स्टेक होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाएंगे या समाज की ऐसी समस्याओं का समाधान निकालकर कुछ वर्थवाइल यानी जो कुछ किया जा सकता है, जो किया जाना चाहिए, वह करने की कोशिश करेंगे। मेरे छात्रों, आज भारत एक नए नवाचार युग की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को इनोवेशन का हब बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले डिकेड्स में भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पिछले डिकेड्स के कंपैरिजन में आज लगभग 2 गुना हो गया। जिस डिफेंस मिनिस्ट्री में मैं काम करता हूँ उसमें भी रिसर्च और डेवलपमेंट इसका बहुत ही महत्व है और लगातार जिस तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में बढ़ रहा है, यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। रजिस्टर्ड पेटेंट्स की संख्या पहले के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ चुकी है। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर थे, 81, और 2025 में हम घटकर अब 38वें स्थान पर आ गए हैं, 38। यह करिश्मा आप जैसे नौजवानों ने किया है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत बन गया है। भारत का सेमी कंडक्टर क्षेत्र अब उड़ान भर रहा है। भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 11 सालों में 16 गुना से अधिक बढ़ गई है। साथियों, केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड की शुरुआत की। इस वर्ष भी डीप फेक स्टार्टअप के लिए 20,000 करोड़ का कोर्स हमारी गवर्नमेंट कर रहा है और अटल टिंकरिंग लैब के बजट में भी 6 टाइम्स की वृद्धि हम लोगों ने की है। यह सब बातें एक स्पष्ट यह संदेश देती हैं कि हम अपने नौजवानों को इस टेक्नोलॉजी के युग में पीछे नहीं रहने देंगे। यह हमारी गवर्नमेंट का संकल्प है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा नौजवान इनोवेशन के बल पर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सके। साथियों, एक विषय और, आज डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। मैंने देखा है, स्वयं अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं। जबकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहां हमारे पास रहने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, अवसरों की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, हमारी लाइफ क्वालिटी भी पहले के कंपैरिजन में बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी एक खालीपन हमको कभी कभी नजर आता है।
आप मैटेरियली वेल्दी होने के साथ, यानी संपन्न होने के साथ साथ मेंटली हेल्दी रहें, यह बहुत आवश्यक है। और इसके लिए सभी को पहले सेल्फ सेंटर से उठकर अपने को पर्पज सेंटर्ड बनाना होगा। इसलिए हर रोज कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें आप जिसमें किसी भी चाह की कोई इच्छा ना हो या किसी रिवार्ड की हमारी इच्छा ना हो। साथियों, यह कोई भी काम हो सकता है, जैसे किसी की मदद करना, किसी की बात ध्यान से सुनना या किसी को जेन्युइनली सही मामलों में एप्रिशिएट करना, यह भी हो सकता है। इससे धीरे धीरे दिमाग मैं से हम की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे यह एक्सरसाइज करता रहे तो सेल्फ सेंटर नहीं रह जाएगा। दूसरा, रियल कनेक्शंस पर काम करना आवश्यक है। आज हम डिजिटली कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। कोशिश करें कि हर दिन किसी अपने से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की बात करें, और जब आप खुलकर बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती ही होती है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं जिसमें आप हर दिन यह लिख सकते हैं कि आप किसके लिए आभारी हैं, किसके प्रति आभारी हैं, किसके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे उन चीज़ों पर ध्यान जाता है जो आपके पास है, न कि उन पर जो आपके पास नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस ओर आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, चरित्र का, कैरेक्टर। मनुष्य के जीवन में कैरेक्टर, चरित्र, यह सबसे बड़ी चीज है। माने बहुत अच्छे कपड़े पहन लेना, वेल ड्रेस्ड होना कहीं जाने के लिए, लेकिन आप चरित्रहीन हैं, आपके पास जो कैरेक्टर होना चाहिए वो नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसमें जीवन की सार्थकता नहीं है। मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद प्रायः दुनिया के दूसरे देशों में धर्मोपदेश करने के लिए जाते थे, अथवा कोई ऐसा कोई सम्मेलन होता था धार्मिक विषयों पर, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे वहाँ जाकर। एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, सम्मेलन में पहुँचने में थोड़ा विलंब हुआ, वह अन्य लोगों के साथ पीछे बैठ गए। एक दुनिया के किसी देश के कोई संत थे, उन्होंने जब स्वामी विवेकानंद के ड्रेस को देखा, जल्दी जल्दी में गए थे, वेल ड्रेस्ड, उनको लगा कि जैसा वेल ड्रेस्ड इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए उनको होना चाहिए था वह नहीं है, तो वो स्वामी विवेकानंद की तरफ देखकर मुस्कुराए। स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया कि हमारे ड्रेस को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने बोलते हुए कहा था, उनकी तरफ इशारा करते हुए, कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह स्वामी विवेकानंद। हमारी कंट्री में टेलर इंसान बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ इंसान यदि कोई बनता है तो अपने चरित्र से बनता है। बच्चों, एक बात पर और मैं आग्रह आपसे करना चाहूँगा, जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं मसूरी गया था, वहाँ के जो भी हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रेनीज हैं उनको एड्रेस कर रहा था, वहाँ भी उन लोगों से मैंने यही बात की। जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसे मत भूलिए। लोग कहते हैं कि साहब जो प्रैक्टिकल है, जो दिखाई दे रहा है वही सच है, इसके अलावा सब मिथ्या है, सारी चीजें झूठी हैं। ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कोई यह प्रश्न करूं, किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था, मैं सारे बच्चों से मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुनिए, और जो इसकी रिप्लाई कर सकते हैं वो रिप्लाई करें। किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था, उसने आधा एक को दे दिया, 1/3 दूसरे को दे दिया, और उसके बाद उसके बावजूद जो 100 पैसा उसके पास बचा हुआ। बताइए टोटल अमाउंट कितना था? कोई बताएगा टोटल अमाउंट कितना था? नहीं,
नहीं मालूम, मैं इसको बताता हूं। लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट बाय ए। यह बात सच है कि ए कभी हो नहीं सकता वह अमाउंट, लेकिन मान लिया, हमारा आस्था है, हमारी विश्वास है, मान लिया को टोटल अमाउंट ए था, तो मैंने कहा उसका हाफ एक व्यक्ति को दे दिया A/2, 1/3 दूसरे को दे दिया, प्लस A/3। A/2 प्लस A/3 कितना हुआ? कोई बोलेगा? कोई स्टूडेंट? A/2 प्लस A/3 कितना हुआ? कोई स्टूडेंट बोलेगा A/2 प्लस A/3 कितना हुआ? फाइव A/6, 5A/6 ना, यह 5A/6। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट ए था, तो ए में से 5A/6 घटा दीजिए, कितना आया? A/6। रेस्ट अमाउंट जो बचा था वो 100 था। A/6 इज इक्वल टू 100, इट मीन्स A इज इक्वल टू 600। A इज इक्वल टू 600। तो यदि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन आस्था, विश्वास और श्रद्धा के आधार पर निकाला जा सकता है, तो मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान आस्था, विश्वास और श्रद्धा से क्यों नहीं हो सकता? यह बात मान लिया था हमने कि आस्था, विश्वास, श्रद्धा भी ऐसी होती है। हमारी आस्था फला के प्रति, हमारी श्रद्धा फला के प्रति। जीवन में बच्चों बराबर ध्यान रखना, आस्था, विश्वास और श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। जिंदगी में पूरी तरह से आपको कासत रहना चाहिए कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, ईगो न पैदा हो। और यह मानकर चलिएगा, जो भी हम लोगों की जिंदगी का अनुभव, जिंदगी में कभी भी हमने अहंकार नहीं किया, स्वयं बचने की कोशिश करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। क्योंकि अहंकार के हाथ के ऊपर लगा हुआ पॉइंट जो है, वो पॉइंट जिस भी नंबर के पहले लग जाएगा, उस नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे अहंकार के हाथ के ऊपर लगा हुआ पॉइंट 1 के पहले लगा दीजिए तो 0.1 हो जाता है। अब 0.1 इज इक्वल टू 1/10। आपकी वैल्यू जितनी है उससे 10 गुना कम हो जाएगी। अहंकार से भी हमको जिंदगी में बराबर बचते रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह मेरा आप सभी से अनुरोध है। आज के अवसर पर इससे बहुत कुछ ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमात्मा आप सबको इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे कि आप केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कोई कल्याणकारी कार्य और अपने जीवन की सार्थकता से गुजर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः मैं अपनी हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर एक बार फिर से हमारे परम सम्माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। आपके प्रेरणादायी ओजस्वी भाषण से हम सब अभिभूत हैं एवं आपके बताए मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हैं। मैं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकेश पराशर से आग्रह करूंगी